नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत वैदिक काल। आज हम वैदिक काल का अध्ययन करने वाले हैं। अगर आप यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, सुपर टेट या फिर अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो बाद में लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। देखते हैं वैदिक काल का परिचय और समय सीमा। वैदिक काल वह समय है जब वेदों की रचना हुई। वेदों से संबंधित एक काल है, इसलिए इसको वैदिक काल कहते हैं। कालखंड इसका 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ये मुख्य रूप से आर्यों की सभ्यता थी। ये मुख्य रूप से किसकी सभ्यता थी? आर्यों की सभ्यता थी। इसको आर्य काल भी कहा जाता है। इसे दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो वैदिक काल है इसको दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो ग्रामीण सभ्यता सिंधु घाटी के विपरीत ये ग्रामीण थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, ये उसकी उल्टी थी बिल्कुल, ये ग्रामीण सभ्यता थी। जो वैदिक कालीन सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। धार्मिक आधार, जीवन वेदों और अनुष्ठानों पर आधारित था। इनका जीवन कैसा था? तो वेदों और अनुष्ठानों पर आधारित था। भाषा, संस्कृत मुख्य भाषा थी। जो आर्यों की मुख्य भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी, जो कि वैदिक काल की भाषा थी। वैदिक साहित्य को देख लेते हैं। वैदिक साहित्य को श्रुति कहा जाता है, जिसका अर्थ है सुना हुआ ज्ञान। वैदिक साहित्य को श्रुति कहा जाता है, जिसका अर्थ है सुना हुआ ज्ञान। इसमें 4 वेद मिले हैं, ब्राह्मण गद्य व्याख्याएं मिली हैं, उपनिषद और दार्शनिक जो चीजें हमें प्राप्त होती हैं यहाँ से। अब देखते हैं चारों वेदों का परिचय। ऋग्वेद ये क्या है? तो देवताओं की स्तुति संबंधित इसमें सूत्र हैं, श्लोक हैं। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। सामवेद भारतीय संगीत का मूल, यहाँ से भारतीय संगीत की उत्पत्ति हुई है सामवेद से। यजुर्वेद यज्ञ और कर्मकांड के नियम इसमें लिखे हैं। ये इकलौता ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, यजुर्वेद। अथर्ववेद क्या है? इसमें औषधियाँ, जादू टोना, तंत्र मंत्र तथा टोटके का वर्णन है। इसमें ये चीजें लिखी गई हैं। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसमें देवताओं की स्तुति से संबंधित सूत्र श्लोक लिखे हैं। सामवेद भारतीय संगीत का मूल है, यहाँ से भारतीय संगीत की उत्पत्ति हुई है। यजुर्वेद यज्ञ और कर्मकांड के नियम इसमें ये गद्य और पद्य दोनों में है। अथर्ववेद इसमें औषधियाँ, जादू टोना तथा तंत्र मंत्र, टोटके वगैरह इसमें लिखे हैं। ऋग्वेद ज्ञान का भंडार, इसमें क्या क्या है? तो इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र क्या है? तो ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये ऋग्वेद है, गायत्री मंत्र है। सॉरी, आपने इसको सुना होगा और पहचान कर लीजिए कि यही गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में लिखा है ऋग्वेद के। और वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का उल्लेख मिलता है 10वें मंडल में। तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है 10वें मंडल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बनता है। और गायत्री मंत्र का उल्लेख है तीसरे मंडल में। सामवेद और यजुर्वेद। सामवेद क्या है? तो गायन योग्य मंत्रों का संग्रह, इसमें गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसके गायक को उद्गाता कहते हैं। सामवेद के गायक को उद्गाता कहते हैं और इसमें गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद एक ऐसा एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, यजुर्वेद। अथर्ववेद और इसकी उपयोगिता। अथर्ववेद रोग के उपचार और आयुर्वेद का प्रारंभिक स्रोत। जो अथर्ववेद है आयुर्वेद का प्रारंभिक स्रोत है। इसमें रोग के उपचार संबंधित औषधियाँ, जादू टोना वगैरह का वर्णन है। समाज की आम मान्यताओं और अंधविश्वासों का वर्णन है अथर्ववेद में। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति यानी कि राजा की 2 पुत्रियां कहा गया, सभा और राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी वैदिक काल में? तो प्रशासन की प्रमुख इकाई कबीला या जन था। कबीला को जन कहते थे। प्रशासन की प्रमुख इकाई होता था कबीला, जिसको जन भी कहते थे। राजा को गोप या विस्पति कहा जाता था। राजा को क्या कहा जाता था? गोप या विस्पति कहते थे राजा को। राजा की शक्ति पर नियंत्रण के लिए 2 संस्थाएं थी, सभा और समिति। राजा की शक्ति पर नियंत्रण के लिए 2 संस्थाएं थी, सभा और समिति। आज के टाइम में जैसे लोकसभा और राज्यसभा। और सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा जाता था। सभा और समिति में अंतर। सभा होती थी वृद्ध एवं कुलीन लोगों की संस्था। इसमें अनुभवी बूढ़े लोग और कुलीन लोग होते थे, उच्च वर्ग के। आम लोगों की जनसभा। जो समिति होती थी वो आम लोगों की जनसभा थी। सभा थी वो कुलीन और वृद्ध लोगों की का ग्रुप था, और जो समिति थी वो आम लोगों की जनसभा थी। जो सभा न्यायिक कार्य करती थी और समिति चुनाव और प्रशासन के पर नियंत्रण रखती थी। तो सभा वृद्ध और कुलीन लोगों की संस्था थी, जिसका काम था न्यायिक कार्य करना। समिति आम लोगों की जनसभा थी, जिसका काम था राजा का चुनाव और प्रशासन पर नियंत्रण रखना। प्रशासन की इकाइयां क्या थी? क्रम से देखते हैं। तो ग्राम, इसका प्रमुख होता था ग्रामणी। 20
प्रमुख होता था विस्पति, जन जिसका प्रमुख होता था राजा या गोप, राजा को गोप कहते थे। क्रम देखते हैं, कुल, कुल के ऊपर ग्राम, ग्राम के ऊपर विस, विस के ऊपर जन, सबसे छोटी संस्था होती थी कुल। दशराग युद्ध देखते हैं। ये युद्ध पुरुषुणी यानी कि रावी के तट पर हुआ था। दशराज युद्ध, दशराग युद्ध, 10 राजा आपस में लड़े थे। राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के बीच संघर्ष है। राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के बीच संघर्ष है। यह युद्ध कहाँ हुआ था? पुरुषुणी यानी कि रावी नदी के तट पर हुआ था। परिणाम क्या हुआ? तो सुदास ने 10 राजाओं को हरा दिया, इसलिए इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है दशराग युद्ध। आर्थिक जीवन कैसा था? पशुपालन पर आधारित था इनका आर्थिक जीवन। गाय सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति थी। गाय को अगन्या या न मानने योग्य कहा जाता था। विनिमय का प्रमुख माध्यम गाय ही थी। गाय को देकर कोई भी वस्तु ली जा सकती थी। गाय को मारते नहीं थे, गाय की पूजा करते थे, गाय को माता कहते थे। युद्ध अक्सर गायों की चोरी के लिए होते थे। गायों की चोरी हो जाया करती थी। गाय को सबसे बड़ा धन माना जाता था और गाय की चोरी को गविष्टि कहते थे और इस पर गाय की चोरी पर ही युद्ध हुआ करते थे। कृषि व्यवस्था, ऋग्वैदिक आर्यों का दूसरा व्यवसाय था कृषि। हल को लांगुल कहा जाता था। दूसरा व्यवसाय था कृषि, पहला था पशुपालन। और हल को लांगुल कहा जाता था। सिंचाई के लिए वर्षा और कुओं का प्रयोग होता था। सिंचाई के लिए वर्षा और कुओं का प्रयोग होता था। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, हल को क्या कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में? तो हल को लांगुल कहा जाता था। व्यापार और विनिमय, व्यापार करने वालों को पणि कहा जाता था। व्यापार करने वाले के बनियों को क्या कहा जाता? पणि। वस्तु विनिमय प्रचलित था। निशिक नामक सोने के टुकड़े का विनिमय प्रयोग में होता था। निशिक नामक सोने के टुकड़े का भी प्रयोग विनिमय में यानी कि मुद्रा के रूप में होता था। भौगोलिक स्थिति में विस्तार देखते हैं तो आर्यों का मुख्य निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश यानी कि 7 नदियों का क्षेत्र था। इसमें सिंधु और उसकी सहायक नदियां शामिल थी। आर्यों का मुख्य स्थान ये सप्त सैंधव प्रदेश, ये वाला सिंधु और 7 नदियां इसमें शामिल थी, इसको माना जाता है। वैदिक काल की प्रमुख नदियां कौन सी थी? तो झेलम का नाम था उस टाइम पे वितस्ता। चिनाब का नाम था अस्किनी। रावी का नाम था परुष्णी और सतलुज का नाम था शतुद्री। आज के टाइम में जो झेलम है पहले हुआ करती थी वितस्ता। आज के टाइम जो चिनाब है पहले हुआ करती थी अस्किनी। आज के टाइम पे जो रावी है पहले हुआ करती थी परुष्णी। आज के टाइम पे सतलुज है वो हुआ करती थी शतुद्री। और जो दशराग युद्ध हुआ था वो रावी यानी कि परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। प्रमुख देवता कौन कौन थे वैदिक काल में? तो इंद्र, पुरंदर इनको बोलते थे, किले को तोड़ने वाला कहा जाता था। सबसे महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र और इनसे संबंधित ऋग्वेद में 250 सूक्त है इंद्र से संबंधित। अग्नि दूसरे देवता थे। मनुष्य और ईश्वर के बीच मध्यस्थता करने वाले देवता माने जाते थे अग्नि। इनसे संबंधित 200 सूक्त है ऋग्वेद में। इंद्र से संबंधित 250 है, अग्नि से संबंधित 200 सूत्र है। वरुण नैतिक व्यवस्था, ऋत के रक्षक। जो वरुण देवता थे वो नैतिक व्यवस्था के रक्षक माने जाते थे, वरुण। तो ये याद कर लीजिए कि इंद्र से संबंधित 250 सूक्त हैं ऋग्वेद में और अग्नि से संबंधित हैं 200 सूत्र। यज्ञ और अनुष्ठान कैसे थे? प्रार्थना और आहुति द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। देवताओं को कैसे प्रसन्न किया जाता था? प्रार्थना और आहुति द्वारा। उत्तर वैदिक काल जिसकी समय सीमा है 1000 से 600 ईसा पूर्व और वैदिक काल की 2500 से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल की जो है। और ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या हुए? अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। महत्वपूर्ण परिवर्तन इसमें क्या हुआ? तो आर्यों का विस्तार गंगा नदी की घाटी तक हो गया। पहले इनका क्षेत्र था सप्त सैंधव प्रदेश यानी कि सिंधु नदी के आसपास वाला क्षेत्र। बाद में गंगा घाटी तक विस्तारित हो गए, पहुंच गए, आगे बढ़ गए। लोहे यानी कि श्याम अयस्क की खोज हुई। श्याम अयस्क लोहे को कहते थे, इसकी खोज हुई उत्तर वैदिक काल में। राजा की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। सामाजिक परिवर्तन क्या हुए? वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित और कठोर हो गई। जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म आधारित हो गई यानी कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होगा, चाहे उसे ज्ञान 2 पैसे का ना हो, 2 कौड़ी का ज्ञान ना हो। जैसे 2 कौड़ी अभी पत्रकारों ने कहा था टीचर्स के लिए, तो 2 कौड़ी का भी ज्ञान ना हो, वो ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही माना जाता है आज के टाइम में। ये उत्तर वैदिक काल में व्यवस्था स्थापित हो गई। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। वे सभा और समिति में नहीं जा सकती थी। महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई। वे सभा और समिति में नहीं जा सकती थी, उसमें सदस्य नहीं हो सकती थी। गोत्र प्रथा का जन्म इसी प्रथा काल में गोत्र व्यवस्था जन्मी कि कौन किस गोत्र का है, उसी गोत्र के अनुसार उसका वंश आगे बढ़ता है। पहले क्या था? एक व्यक्ति के 4 पुत्र, एक पढ़ लिख गया ज्ञानी हो गया वो ब्राह्मण हो गया, एक देश की रक्षा करने लगा वो सेना में चला गया वो क्षत्रिय हो गया, एक व्यापार वगैरह कर रहा तो वैश्य हो गया, एक सबकी सेवा कर रहा तो शूद्र हो गया। बाद में उन सबकी संतानें
उसी के अनुसार, कुल के अनुसार, मतलब ब्राह्मण की संतान ब्राह्मण होगी, क्षत्रिय की संतान क्षत्रिय होगी, वैश्य की संतान वैश्य होगी और शूद्र की संतान शूद्र होगी। तो उत्तर वैदिक काल में ये कुरीतियां जन्म लेती हैं। अब देखते हैं आश्रम व्यवस्था क्या थी। तो 0 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम, पारिवारिक जीवन बिताता था व्यक्ति। 50 से 75 साल तक वानप्रस्थ आश्रम, वन में जाकर साधना करना। और 75 से 100 साल तक मोक्ष आश्रम, यानी कि उसके बाद 75 के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाना, यानी कि मोक्ष को प्राप्त हो जाना। उत्तर वैदिक काल की राजनीति कैसी थी? तो कबीले जन अब बड़े राज्यों जनपद में बदल गए। जो जन होते थे, कबीले होते थे, वो जनपद हो गए, बड़े राज्य हो गए। राजा का पद वंशानुगत हो गया। पहले राजा चुना जाता था, बाद में वंशानुगत हो गया। राजा बड़े बड़े यज्ञ करने लगा, अश्वमेध राजसूय यज्ञ जैसे राजा करने लगा। कर वसूली के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए। कर वसूली के लिए बाद में क्या हुआ? अधिकारी नियुक्त किए गए। प्रसिद्ध यज्ञ अश्वमेध यज्ञ राज्य विस्तार के लिए और शक्ति प्रदर्शन के लिए हुआ करता था। राजसूय यज्ञ राज्य अभिषेक के अवसर पर किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ राजा की शक्ति दिखाने के लिए रथ दौड़ होती थी। तो अश्वमेध यज्ञ राज्य के विस्तार के लिए, अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा छोड़ा जाता था वो जहाँ तक जाता था वहाँ तक वहाँ तक राज्य की सीमा का विस्तार होता था। अगर दूसरा राजा उसको रोक देता था तो उसके साथ युद्ध होता था। राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के अवसर पर होता था। राजा का राज्याभिषेक होता था तो राजसूय यज्ञ होता था। वाजपेयी यज्ञ राजा की शक्ति दिखाने के लिए वाजपेयी यज्ञ होता था। तो अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, 3 यज्ञ प्रसिद्ध थे उस टाइम के। नए देवताओं का उदय, इंद्र और अग्नि का महत्व कम हो गया। प्रजापति यानी कि ब्रह्मा सर्वोच्च देवता बन गए। इंद्र और अग्नि का महत्व कम हुआ, ब्रह्मा सर्वोच्च देवता बन गए, जिनको प्रजापति कहा गया। विष्णु और रुद्र की पूजा का महत्व बढ़ा। विष्णु और शिव यानी रुद्र की पूजा का महत्व बढ़ा। पूषण जो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, अब शूद्रों के देवता बन गए। पूषण जो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, अब शूद्रों के देवता बन गए, यानी कि शूद्रों को पशुओं के समान बता दिया गया। जो पशुओं के देवता थे वो शूद्रों के देवता हो गए। शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो गुरुकुल प्रणाली थी। शिक्षा मौखिक थी। उपनयन संस्कार के बाद शिक्षा का प्रारंभ होता था। ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य था। शिक्षा ग्रहण करने के दौरान यानी कि 0 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य पालन अनिवार्य था। भारतीय षड दर्शन क्या थे? तो सांख्य दर्शन था, उसके प्रवर्तक थे कपिल मुनि। योग दर्शन के पतंजलि, न्यायिक दर्शन के गौतम मुनि और वैशेषिक दर्शन के कणाद थे। महत्वपूर्ण शब्दावली, अमाजु आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु कहते थे। जो अविवाहित आजीवन अविवाहित रहती, शादी नहीं करती थी, उसको अमाजु कहते थे। कुसीद ऋण लेने और देने की प्रथा कुसीद कहलाती थी। ऋण लेने यानी उधारी लेने और देने की प्रथा कुसीद कहलाती थी। अयस धातुओं के लिए सर्वमान्य नाम, अयस कहते थे धातु को। श्याम अयस कहते थे लोहे को। महाकाव्य काल रामायण, रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे, इसे आदि काव्य भी कहते हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, इसको आदि काव्य भी कहते हैं। महाभारत, इसके रचयिता वेद व्यास थे, पुराना नाम जय संहिता। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, जय संहिता जिसका पुराना नाम है। वैज्ञानिकों के नाम देखते हैं। वैज्ञानिक नाम, शुल्ब सूत्र, भारतीय रेखागणित का आधार शुल्ब सूत्र हुआ करता था। खगोल विज्ञान और शून्य का प्रारंभिक ज्ञान हुआ। आयुर्वेद और जड़ी बूटियों का विस्तृत वर्णन मिलता है शुल्ब सूत्र में। तुलना, ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल था उसमें वो अच्छा था, उसमें बहुत सारे आदर्श थे। जो उत्तर वैदिक काल था उसमें कुरीतियाँ, अंधविश्वास जैसी प्रथाएं आ गई। तो उत्तर वैदिक काल ने समाज का बेड़ा गर्क कर दिया, और जो आज भी समाज भोग रहा है, जात प्रथा जैसी चीज़ें उत्तर वैदिक काल से ही बनी है। मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, और उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय हो गया कृषि। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी पहले, अब जन्म आधारित हो गई। लोहा अज्ञात था पहले, बाद में ज्ञात कर लिया गया। तो मुख्य व्यवसाय पहले क्या था? ऋग्वैदिक काल में पशुपालन, उत्तर वैदिक काल में कृषि हो गया। और वर्ण व्यवस्था पहले कर्म पर आधारित थी, अब जन्म पर आधारित हो गई। लोहा पहले ज्ञात नहीं था, बाद में लोहा का ज्ञान हो गया। सरस्वती नदी का महत्व, सरस्वती को ऋग्वेद में नदीतमा यानी कि नदियों में श्रेष्ठ कहा जाता था। ये सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। सिंधु नदी का वर्णन सबसे अधिक बार हुआ है ऋग्वेद में। वैदिक मूल्य और आदर्श, अतिथि देवो भव, मेहमान को देवता के समान सत्कार दिया जाता था। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार है। ये आदर्श वाक्य प्रयोग में लाए जाते थे और इनकी मान्यता बहुत थी। सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती थी। अतिथि देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम, सत्यमेव जयते, ये सभी वैदिक काल से संबंधित आदर्श वाक्य हैं।
सारांश: वैदिक काल भारतीय सभ्यता की नींव है। इसने हमें संस्कृत भाषा, महान ग्रंथ, दार्शनिक विचार और एक सुव्यवस्थित जीवन की पद्धति दी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और अपने ज्ञान का विस्तार करते रहिए।